India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पहले बदला हुआ नाम बताओ, फिर होगी फिल्म रिलीज। विवादित फिल्म के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की दो टुक। खराब हेयरकट पर सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों के हर्जाने को नकारा। कहा करोड़ों का हर्जाना भावनात्मक तर्कों पर नहीं। दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। आरोप तय करने पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली मामले की दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई। केंद्र सरकार मेजर जेटली से मिलने के लिए काउंसलर पहुंच के लिए करेगी कोशिश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. फिल्म घूसखोर पंडित के टाइटल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीरज पांडे, केंद्र सरकार और सीबीएफसी को नोटिस जारी कर फिल्म की रिलीज पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि किसी समाज के एक वर्ग को इस तरह के नाम से क्यों बदनाम किया जा रहा है। सुनवाई के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने नीरज पांडे से पूछा, आप किसी समाज के हिस्से को ऐसे शब्दों से क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं। कोर्ट ने नीरज पांडे को निर्देश दिया कि वे एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें यह साफ तौर पर बताया जाए कि फिल्म घूसखोर पंडित किसी भी समाज या वर्ग का अपमान नहीं करती। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन और नीरज पांडे को नोटिस जारी किया है। ये नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें नेटफ्लिक्स पर फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा, जब तक आप हमें ये नहीं बताते कि फिल्म का नाम बदल गया है तब तक हम इसे रिलीज करने की अनुमति नहीं देंगे। अब इस मामले में अगली सुनवाई के दौरान ये तय होगा कि फिल्म का नाम बदला जाएगा या नहीं और क्या फिल्म की रिलीज पर कोई रोक लगेगी। इस मामले में अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। वहीं सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने मौखिक रूप से कहा, ये नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ है। जागरूक होना अलग बात है, लेकिन देश में पहले से ही अशांति का माहौल है। ऐसे में इस तरह की अशांति पैदा करना ठीक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमें लगता था कि फिल्म मेकर, पत्रकार और अन्य लोग जिम्मेदार होते हैं और वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और उस पर लगने वाली उचित सीमाओं को समझते हैं। संविधान बनाने वालों को आजादी के समय से ही देश में अलग अलग जातियों और समुदाय की जानकारी थी, इसलिए उन्होंने बंधुत्व की अवधारणा को शामिल किया। अगर आप अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल किसी समाज को नीचा दिखाने के लिए करेंगे तो हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। कहना है कि ये पूरे समुदाय की छवि को धूमिल करने की कोशिश है। देखते ही देखते फिल्म का नाम एक धार्मिक और सामाजिक विवाद का रूप ले चुका है। फिल्म के टाइटल पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मायावती तक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे जातिवादी बताते हुए बैन की मांग की है। जब मैंने ये याचिका फाइल की तब मेरे दिमाग में आया कि इससे पूर्व कितनी विवादित फिल्में बनाई गई और एक ड्रामा किया गया सिर्फ उनका नाम बदल के। तो मैंने जब ये फाइल किया तो आज इन्होंने किया था घूसखोर पंडित, कल घूसखोर डैश 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 कुछ भी कर दें जिससे ये बॉलीवुड पैसा कमाने के लिए समाज में नफरत पैदा कर रहा है। तो मेरी लड़ाई इस बात से कि आगे से कोई भी फिल्म मेकर किसी भी समाज को घूसखोर डैश वो ना कर सके। ये लड़ाई न्यायालय ने ऑनरेबल जस्टिस बीबी नागरत्ना एंड ऑनरेबल जस्टिस भुइयां दोनों ने बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है और बहुत ही गंभीरता से इस प्रश्न को लिया है और
एक कहा है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। किसी भी जाति और वर्ग के खिलाफ किसी भी प्रकार की टिप्पणी अनुचित है, इससे बचें। एक खराब हेयर कट पर एक पेशेवर मॉडल की करोड़ों रुपए को मुआवजा की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त और स्पष्ट रुख अपनाते हुए ठुकरा दिया है। अदालत ने दो टूक कहा कि करोड़ों का हर्जाना भावनात्मक तर्कों, अनुमानों या मात्र दावों के आधार पर नहीं दिया जा सकता। इसके लिए वास्तविक क्षति का स्पष्ट और प्रमाणिक आधार होना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने 34 पन्नों के फैसले में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के 2 करोड़ रुपए के मुआवजे के आदेश को घटाकर 25 लाख कर दिया है। अदालत ने कहा कि इतना बड़ा दावा होने पर आयोग का दायित्व था कि वह साक्ष्यों का गंभीर परीक्षण करता और स्पष्ट करता कि वास्तविक नुकसान की गणना किस आधार पर की गई। केवल सामान्य चर्चा या फोटोकॉपी दस्तावेजों के आधार पर इतनी बड़ी राशि तय नहीं की जा सकती। दरअसल मामला वर्ष 2018 का है। मॉडल और मैनेजमेंट प्रोफेशनल आशना राय दिल्ली के आईटीसी मौर्य होटल में सैलून में हेयर कट के लिए गई थी। उनका आरोप था कि स्टाइलिस्ट ने अनुरोध से उनके अधिक छोटे बाल काट लिए, जिससे उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और उनके पेशेवर छवि को नुकसान हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस घटना के कारण उन्हें मॉडलिंग और फिल्म उद्योग के कई बड़े असाइनमेंट गंवाने पड़े। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि पर पुनर्विचार का निर्देश दिया था, लेकिन अप्रैल 2023 में आयोग ने पुनः 2 करोड़ रुपए का ही आदेश पारित किया। इसके बाद आईटीसी लिमिटेड ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला वकील के आचरण की कड़ी निंदा की। उसने केरल में एक कांग्रेस विधायक के खिलाफ रेप के मामलों में से एक की में शिकायतकर्ता महिला के खिलाफ फेसबुक पर पोस्ट किया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच वकील दीपा जोसेफ की तरफ से दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही थी। इसमें उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट को लेकर केरल पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका जताई थी। शुरुआत में ही बेंच ने पोस्ट की भाषा और लहजे पर निशाना जाहिर किया। मुख्य न्यायाधीश कांत ने दीपा जोसेफ से कहा कि आपसे इस तरह की भाषा लिखने की उम्मीद की जाती है, आप एक वकील हैं। जोसेफ ने जवाब दिया कि पोस्ट की सामग्री कांग्रेस विधायक के खिलाफ रेप का आरोप लगाने वाली महिला के पति द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित थी। मैंने उसी के अनुसार पोस्ट किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने कुछ भी मानहानिकारक नहीं लिखा और न ही पीड़ित की पहचान उजागर की। जस्टिस बागची ने कहा कि यह भाषा महिलाओं के लिए काफी अपमानजनक है। मुख्य न्यायाधीश संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पूछा, क्या हम एक महिला वकील से ये सब लिखने की अपेक्षा करते हैं? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ इस तरह लिख सकती है। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, आपने अपनी डिक्शनरी का एक भी शब्द नहीं छोड़ा, फिर भी आपको पछतावा नहीं है? क्या हमें सार्वजनिक रूप से वह पढ़ना चाहिए जो आपने लिखा है? वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि यह केवल यह चाहती हैं कि पुलिस से गिरफ्तारी संबंधी निर्देशों का पालन करें। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं। जस्टिस बागची ने कहा, यह इस मामले की जांच करने का मंच नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले में भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई का मामला में आरोप तय करने को लेकर आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने सीबीआई और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत दूसरे आरोपियों की दलीलें को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित किया। अब कोर्ट 27 फरवरी को आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी। वहीं इस मामले में पहले केजरीवाल ने ईडी के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने बताया कि इस मामले में समन की अवहेलना के आरोप से निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया है, इसलिए अब वो इस याचिका को वापस लेना चाहते हैं।
कोर्ट ने उन्हें ऐसी इजाजत दी। इस दौरान ईडी की ओर से बताया गया कि वो निचली अदालत के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देगी। दिल्ली शराब नीति घोटाले का यह मामला साल 2022 से चल रहा है। सीबीआई और ईडी दोनों ही एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। इस घोटाले में कई बड़े नाम शामिल बताए जा रहे हैं और कई लोग पहले से ही जेल में हैं। केजरीवाल इस मामले में जमानत पर बाहर हैं और नियमित रूप से कोर्ट में पेश हो रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट बुजुर्गों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में कई मामले आ रहे हैं, जिनमें उनकी संपत्ति पर खतरा होने की शिकायत की जा रही है। परिस्थितियों को देखते हुए टिप्पणी न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ रंजन की खंडपीठ ने प्रयागराज निवासी 80 वर्षीय गुलाब कली की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। इस मामले में 12 फरवरी को फिर सुनवाई होगी। याची बुजुर्ग व अस्वस्थ महिला है और अपनी 2 पोतियों के साथ अकेली रहती है। उतराव थाना क्षेत्र निवासी याची की एक पोती दिव्यांग है। घर में सहायता, देखभाल या समर्थन के लिए कोई अन्य पुरुष सदस्य नहीं है। याची को आशंका है कि उन्हें अवैध रूप से बेदखल कर उनकी पैतृक आबादी भूमि पर कब्जा किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि सामान्य तौर पर यह न्यायालय ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता जहां 2 निजी पक्षों के बीच दीवानी विवाद हो, लेकिन तथ्य ऐसे हैं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के मद्देनजर गहन जांच आवश्यक है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या विशेष कानून प्रभावी बनाने के लिए कुछ दिशा निर्देश स्थायी रूप से निर्धारित किए जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे कई मामले इस न्यायालय के समक्ष आ रहे हैं जिनमें वरिष्ठ नागरिकों ने अपनी संपत्ति पर अतिक्रमण या निजी पक्षों द्वारा पूर्व अधिग्रहण का खतरा बताया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मुख्य स्थायी अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह से पूछा था, क्या राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 22(2) के तहत अपेक्षित व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस धारा के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना निर्धारित करना राज्य का कर्तव्य है। प्रमुख सचिव गृह से हलफनामे में यह बताने के लिए भी कहा गया है कि वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर कमजोर स्थिति में रहने वालों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए डीएम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हिंदी फिल्मों के हास्य अभिनेता राजपाल यादव एक पुराने चेक बाउंस के मामले में जेल में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा, आपने अपने वादे को नहीं निभाया, इसलिए आपको जेल जाना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव ने कम से कम 2 दर्जन बार बयान दिया कि वह अपनी प्रतिबद्धता का पालन करेंगे और पैसे चुकाएंगे, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे। अपने परिवार में एक शादी को कारण बताते हुए अभिनेता की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने आज यादव द्वारा दायर की गई इस याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गौर किया कि यादव के वकील ने न्यायालय के समक्ष बयान दिया था कि शिकायतकर्ता को धनराशि का भुगतान कर दिया जाएगा और यादव ने स्वयं भी यही बयान दिया था। हालांकि न्यायालय ने कहा कि आज उनके वकील कह रहे हैं कि वे धनराशि न्यायालय में जमा करा देंगे। अभिनेता राजपाल यादव ने 5 फरवरी 2026 को तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था, जब दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस और लोन डिफॉल्ट के लंबे समय से चल रहे मामले में उनकी अंतिम समय की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने बार बार अपने निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई। यह मामला जो 2010 से चल रहा है, उनके प्रोडक्शन वेंचर अता पता लापता के असफल होने के बाद कथित तौर पर लगभग 9 करोड़ रुपए के बकाया से संबंधित है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई में यह साफ कह दिया कि जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की अंतरिम जमानत के मामले में फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 फरवरी को तय करते हुए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका पर मुरली प्रोजेक्ट कंपनी को नोटिस जारी किया। पैसा लौटाने के मामले पर राजपाल यादव के वकीलों ने भी कोर्ट से समय मांगा है और बताया है कि पैसे को लेकर अभी राजपाल यादव से निर्देश लेने हैं।
सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत जेटली मामले की आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि उन्होंने विक्रांत जेटली से मिलने के लिए कॉन्सुलर पहुंच का अनुरोध किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि सरकार ने यूएई में विक्रांत जेटली का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमीराती लॉ फर्म खालिद अल मरी को पत्र जारी किया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को विक्रांत जेटली को उनके प्रतिनिधित्व के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त लॉ फर्म के बारे में सूचित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने विक्रांत जेटली की पत्नी के इस कथन पर भी ध्यान दिया कि वे दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू की गई कार्यवाही की निंदा करते हैं और सेलेना जेटली द्वारा सुझाई गई लॉ फर्म से सहमत नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर वह इस फर्म से कानूनी सहायता लेने को तैयार नहीं है तो वे किसी अन्य फर्म का नाम सुझाएंगे। हाईकोर्ट ने मंत्रालय को सेलेना जेटली द्वारा दाखिल याचिका की प्रति देने को भी कहा और उनसे पूछा कि क्या वे अपनी बहन से मिलने को तैयार हैं। इस मामले में एक नया मोड़ आया है जब विक्रांत जेटली की पत्नी ने आरोप लगाया कि सेलेना जेटली ने उनकी अनुमति के बिना दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। विक्रांत जेटली की पत्नी ने कहा कि विक्रांत जेटली के लिए वकील नियुक्त करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को है। आज उन्होंने यूएई की जेल में विक्रांत जेटली से मुलाकात की और बताया कि विक्रांत जेटली सेलेना जेटली द्वारा सुलझाई गई लॉ फर्म को अपने मामले में शामिल किए जाने के खिलाफ है। विक्रांत मंत्रालय की मदद चाहते हैं और मंत्रालय को ही यूएई में उनके मामले की पैरवी करने के लिए वकील नियुक्त करना चाहिए। फिलहाल हाईकोर्ट ने मेजर विक्रांत की पत्नी के वकील को सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में एक नोट दाखिल करने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को करेगा। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.